आज का जो टॉपिक है वो सॉइल के बारे में पढ़ना है। मृदा क्या होती है, ठीक है। पिछले क्लास में हमने मानसून के बारे में पढ़ा था। मानसून का निर्माण या मानसून की उत्पत्ति क्या होती है, कैसे वो प्रभावित करते हैं। भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा था। उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, या आपका पश्चिमी विक्षोभ क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कैसे प्रवेश करती है और क्या क्या कारक हैं उनकी उत्पत्ति की, ठीक है। आज जो पढ़ना है वो सॉइल के बारे में पढ़ना है, मृदा, ठीक। किसके विषय में पढ़ना है, सॉइल। जो सॉइल होते हैं, सॉइल की स्टडी को हम बोलते हैं पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ जो सॉइल होता है उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल किसका है? पेडोलॉजी, ठीक। मृदा का जो अध्ययन होता है उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। इसको याद रखना, वैसे पूछा जा सकता है कि मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। जबकि चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। पिछले क्लास में पढ़ा था हमने पेट्रोलॉजी, ऐसे एक वर्ड है। ये पेडो है, वो क्या है, पेट्रो, ठीक है। पेट्रोलॉजी क्या होता है, चट्टानों के अध्ययन को। चट्टानों की स्टडी को क्या बोलते हैं, अध्ययन होता है उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। इसको हम पेट्रोलॉजी के नाम से आते हैं। पेट्रो है, एक पेडोलॉजी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस वर्ड का, तो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में पेट्रो किस में है या पेडोलॉजी किस में है, ठीक है। मृदा यानी सॉइल, इसको हम मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्टी। मृदा की आवश्यकता क्या है, पौधे जो होते हैं उनको सहारा प्रदान करना, पोषक तत्वों को प्रदान करना। मृदा क्या है, पौधों को, जो वनस्पतियां होती हैं उनको सहारा प्रदान करती हैं। मृदा उनको, जो पौधे होते हैं उनको वायु प्रदान करती हैं, वायु, ठीक है। जो जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होती है, पौधों की जड़ें होती हैं उनके विकास के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। और वहाँ से उनको जल भी प्राप्त होता है, मृदा से ही पौधों को जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो मृदा की आवश्यकता क्या, वनस्पतियों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, जिससे उनको खनिज पदार्थ, जल इत्यादि प्राप्त होता है, ठीक। अब मृदा का निर्माण की बात करें तो मृदा की जो निर्माण होती है, उत्पत्ति होती है। अच्छा, मृदा है क्या वैसे? मृदा जो होती है, जो पृथ्वी का ऊपरी परत होता है, ऊपरी भाग है, स्थलमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो क्या है, मृदा कहलाता है। स्थलमंडल के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। और मृदा जो है वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक होती है। क्या है, वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक होती है मृदा। अब मृदा का निर्माण कैसे होगा, जब ये ऊपरी परत है तो ऊपरी परत में क्या पाया जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। चट्टानें पाई गई थी, तो चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप, वेदरिंग एंड इरोजन के फलस्वरूप, जो कि एक लंबी प्रोसेस होती है, मृदा के निर्माण का एक लंबा प्रोसेस होता है, लाखों वर्ष लगते हैं। तो अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप, और किनका अपक्षय अपरदन हो रहा है, चट्टानों का, चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है, ठीक। के फलस्वरूप मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण, मृदा बनती किससे, चट्टानों से बनती है। किससे बनती है, चट्टान। मृदा, और जो भी चट्टान, चाहे आपकी जलोढ़ मृदा की बात की जाएगी, चाहे काली या लेटराइट, जो भी मृदा है, सभी का निर्माण कैसे है, चट्टानों के अपक्षय और अपरदन। अपक्षय क्या होती है, अपक्षय उसी स्थान पे होता है जहाँ पे भी चट्टानें पाई जाती है, किंतु अपरदन क्या है, ये बहा कर लाई जाती है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है। अपरदन मतलब क्या है, मृदा का परिवर्तन, जो भी चट्टानों के टुकड़े होते हैं उनका स्थान परिवर्तन, उसको अपरदन बोलते हैं। जैसे आपकी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप होता है, अवसादी जो चट्टानें होती हैं, ठीक, उनसे आपके जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और उनका निर्माण कैसे होता है, हिमालयी नदियां जो होती है, हिमालय के चट्टानों का अपरदन करते करते मैदानी भागों में, उत्तर के मैदानी भागों में लाकर जमा करते जाते हैं, ठीक है। उससे आपके जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, उसको अलग से पढ़िए। अब इसमें एक तो कारण क्या है, अपक्षय और अपरदन, ठीक। और चट्टानें किससे बनी होती है, खनिजों से। चट्टान क्या है, चट्टान मतलब खनिजों से मिलकर क्या बनता है, चट्टान है, ठीक है।
और मृदा जो है आपका, इसमें कई सारी चीजें पाई जाती है, इसमें खनिज भी पाया जाता है। एक तो ह्यूमस होता है, ठीक है, ह्यूमस मतलब क्या, जैव तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमस से पूछा जाता है कि ह्यूमस है क्या, जो भी सड़े गले पदार्थ है, चाहे वो वनस्पतियों के हो चाहे जीव जंतुओं के, जीव जंतु या वनस्पतियों के सड़े गले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस यानी कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कार्बनिक पदार्थ, जो वनस्पतियों या पेड़ पौधों बोल दो शॉर्ट में, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के सड़े गले पदार्थ से ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या होता है, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से, ठीक। ये लगभग मृदा में 5 से 10% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 5 से 10। ह्यूमस होता है क्या है, इसको हम बोलते हैं वनस्पतियों, वनस्पतियों जीव जंतुओं के सड़े गले पदार्थ जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इसको हम कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ। ये क्या है, कार्बनिक, ऑर्गेनिक मैटर। इनका जो परसेंटेज होता है मृदा में 5 से 10% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 5 से 10% ये मृदा में पाए जाते हैं। दूसरा आपका जैसे खनिज भी इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिज लगभग ये 40 से 45% होती है मृदा में। कितना होती है, 40 से 45% मृदा में टोटल इनका परसेंटेज बांटा गया। तो ह्यूमस कितना पाई जाती है, लगभग 5 से 10% ह्यूमस तो पाया जाता है। 40 से 45% में खनिज पाए जाते हैं मृदा के निर्माण की बात करें। इसमें इसके अलावा जो होती है मृदा वायु भी होता है। मृदा वायु, मृदा वायु क्या होती है, वायु मृदा में कैसे पाई जाएगी, जो मृदा में कण पाया जाता है ना, छोटे छोटे बारीक बारीक कण, तो कण मान लो ऐसे पास पास में, जिनके बीच में गैप जो होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसके बीच में वायु हवा जाएगा, स्थान ग्रहण करेगा। और यह स्थान जो खाली स्थान होता है एक तरह से, जब पौधों का विकास होगा तो उनकी जड़ों के विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए तो कुछ खाली स्थान चाहिए। उनके बाद जो मूल रोम होते हैं पौधों की जड़ों के, वो क्या होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। अगर हर जगह पार्टिकल्स एकदम पास पास में रहेंगे तो उनकी जड़ों का विकास कैसे होगा, उनके विकास के लिए कुछ तो रास्ते चाहिए ना। और जो रास्ते प्रदान करता है कहाँ से मिलता है, मृदा वायु से मिलता है। मृदा वायु यानी दो कणों के बीच में स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा परमाणुक स्थान जो होता है, उसी को हम वहाँ पे क्या पाया जाता है, मृदा वायु पाया जाता है। मृदा वायु कहाँ पाया जाता है, दो कणों के बीच में स्थान जो होते हैं। जैसे आपने ठोस का वो पढ़ा ना, प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा ठोस द्रव गैस में, तो ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। किंतु गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपका मिट्टी क्या है, कैसे ठोस पदार्थ है, इसमें स्पेस कम होता है, लेकिन स्पेस होते हैं कि नहीं होते, स्पेस होते हैं। उन्हीं स्पेसों में आपकी मृदा वायु पाई जाती है, ठीक है। जो भी मिट्टी के कण होंगे उसमें भी थोड़ा बहुत स्पेस पाया जाता है ना, उस स्पेस के बीच में उनके स्थान को ग्रहण करने के लिए जाती है वायु और जल पाया जाता है, ठीक है। तो मृदा वायु लगभग देखा जाए तो मृदा में लगभग 25% के आसपास लगभग पाया जाता है। कितना है, लगभग 25% होता है, अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। ऐसे ही मृदा जल होता है, मृदा जल वो भी लगभग 25% के आसपास पाया जाता है, ठीक है। जहां भी स्पेस पाए जाएंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस पाए जाएंगे दो पार्टिकल्स के बीच में, वहां पे आपकी मृदा वायु और मृदा जल की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो मृदा क्या है, ये चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन के फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है। और निर्माण में तक क्या लगता है, लाखों वर्ष लगते हैं। समय क्या है, बहुत अधिक लगता है, लाखों वर्षों में निर्माण होता है। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं कि कुछ ही दिनों में या कुछ हजार वर्षों में मृदा का निर्माण हो जाए, ठीक है। मृदा के निर्माण में काफी समय लगता है, ठीक हो गया। पेडोलॉजी और पेट्रोलॉजी को ध्यान देना कि पेडोलॉजी किसे कहते हैं और पेट्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है। पेट्रोलॉजी मतलब चट्टान, अब मृदा में कणों का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। कणों के आकार के आधार पर भी इनको बांटा गया कई प्रकार से। एक तरह से आपका बालू होता है, ठीक है, सैंड, ठीक। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं पिंड, पढ़ते हैं पिंड मतलब ब्लॉक, बड़े बड़े पत्थरों के मृदा का जो आकार होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। बट ब्लॉक के बाद जो मृदा का टुकड़ा छोटे छोटे और अपक्षय और अपरदन होता है, तो सबसे पहले बनता है आपका क्या, सैंड बनता है। सैंड मतलब बालू का निर्माण होता है। फिर सैंड से क्या बनता है आपका, सिल्ट बनता है, ठीक है। क्या बनता है, सिल्ट, सिल्ट यानी गाद, ठीक है। सिल्ट बनता है, पहले सैंड फिर सिल्ट,
फिर उससे भी छोटे कण होते हैं या बारीक कण होते हैं, उनको हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी यानी क्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? क्ले के नाम से जानते हैं। मान लो आपका अगर पत्थर का आकार बड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक बोलेंगे। ब्लॉक मतलब बड़े बड़े टुकड़े, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में पिंड बोलते हैं। ठीक, अगर यही मान लो कणों का आकार क्या हो जाए, इनसे छोटा होगा, अपेक्षाकृत क्या हो, इनसे छोटे टुकड़े हो। इनसे तो छोटा है, वो होता है सैंड यानी आपका बालू। तो इनके आकार भी ऐसे याद रखेंगे, बालू, ठीक है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सैंड ब्लॉक को अगर हटा दिया जाए तो आपका जो सबसे पहले क्या था, कणों का आकार सबसे बड़ा किसका होता है, सैंड का होता है। इनको भी कई भागों में बांटा गया, बालू को भी बताते हैं उसको, ठीक। इसके बाद जो है आपका अगला, इससे भी अगर बारीक कण बनेंगे, इसको आप बोलते हैं सिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्ट यानी गार। ये कणों के आकार के आधार पर इनको बांटा गया, ठीक है। तो ये दोनों क्रम जरूर याद रखना, सैंड बड़ा होता है या सिल्ट बड़ा होता है, ये यही पूछा था। ब्लॉक तो नहीं पूछा था एग्जाम में, लेकिन सैंड और सिल्ट के कणों का आकार एग्जाम में पूछा था। इसके बाद आपका जो बनता है, इससे भी छोटा जो बनेगा, इससे भी बारीक कण, इसको आप बना लेना ऐसे छोटा छोटा। इसको बोलते हैं क्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी चिकनी मिट्टी। तो सबसे कम कणों का आकार, सबसे जिनके बीच में स्पेस भी कम होंगे और कणों का आकार कम है, वो कौन है, चिकनी मिट्टी है। इनके कणों का आकार जो होता है सबसे कम होता है। क्या तो सबसे इसमें इन तीनों का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सैंड, फिर सिल्ट, उसके बाद क्ले होता है। अब बालू के जो बालू होते हैं, इनको भी कई भागों में बांट दिया गया है, अलग अलग भागों में। एक होता है बालू, बालू है, बालू के बाद एक होता है मोटी बालू, फिर बहुत मतलब बहुत मोटी बालू, फिर मोटी बालू। ऐसे फिर बालू के भी और आकार होंगे, छोटी बारीक बालू, बहुत बारीक बालू, ठीक है। इनको भी कई भागों में बांटा गया। वैसे सिल्ट भी आपका, और एक ऐसे आपने सुना होगा दोमट मिट्टी होती है। क्या होती है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का निर्माण जो होता है इन तीनों मिट्टियों के आपस में मिलने की वजह से होता है, ठीक है। ये तीनों मिट्टियां आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है, दोमट मृदा का निर्माण होता है। दोमट मृदा का निर्माण जो होता है, बालू, सिल्ट और क्ले, इनका परसेंटेज याद रखना। बालू जो होता है कितना रहना चाहिए, 40%। सिल्ट भी कितना होता है, 40%, और क्ले का 20%। आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, दोमट मिट्टी का निर्माण करती है। इनका परसेंटेज याद रखना, ठीक है। तो कितना बालू हो टोटल, अगर 100% में इसको देखा जाए तो 100 में 40% बालू और 40% आपका सिल्ट, ठीक है, मतलब गार, और 20% अगर क्ले आपस में मिलते हैं तो उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको बोलते हैं दोमट मृदा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना याद रखें, ठीक। इसके बाद मृदा का काम बताया था। मृदा का काम जो होता है वो पौधों के विकास के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक। वनस्पतियों को, जो भी पेड़ पौधे होते हैं या वनस्पतियां होती हैं, उनको सहारा प्रदान करना है, विकास, ठीक, उनके विकास के लिए आवश्यक होती है। तो जब मृदा होती है वनस्पतियों के लिए, कुछ पीएच मान भी डिसाइड किया गया है। पीएच मान पता है, ठीक है। पीएच मान किसने खोजा था, सोरेनसन नामक एक व्यक्ति होते हैं जिसने पीएच मान के बारे में बताया था कि कोई भी अगर कोई भी तत्व है, केमिकल्स है, ठीक है, कंपाउंड है, उनके अम्लीय और क्षारीय गुण के आधार का पता लगाने के लिए पीएच वैल्यू की मतलब खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सोरेनसन। 1909 में एक सोरेनसन नामक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने पीएच के बारे में बताया था। पीएच जो वैल्यू होती है, पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज करना, ठीक है। पीएच स्केल की बात करना, एक है 1 से लेकर 14 तक, दूसरा है 0 से 14 तक, तीसरा है आपका 1 से लेकर 7 तक, चौथा 0 से 7। 0 से 14, 1 से 14 या 0 से 14, कौन सा, बी, 0 से 7 वाला, ये पीएच स्केल का है। श्योर सभी का, नहीं 0 से 14 होता है, 0 से 14 या 1 से 14, ये भी ध्यान देना। 1 से 14, ठीक है। आपका 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल। आप बताइए, 0 से 7 तक होता है, 0 से 14, 0 से 14 से, ठीक है। गेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 होगा या 1 होगा, ये आपको समझ, 1 से 14 तक।
आप कुछ आइडिया? 1 से 14 कुछ भी बताना, 4 ऑप्शन है। 1 से 14 तक। पीएच जो स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक। ये याद रखना, कंफ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शन यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में रहता है ना, जितना आसानी से हम यहाँ बोलते हैं फिर वहाँ पे एक अलग प्रेशर रहता है, ठीक है। एग्जाम का अलग प्रेशर होता है, तो जिसका सही अच्छी बात है। और ध्यान देना 1 से 14 तक के कितना है? 0 से 14 तक होता है। और 0 से लेके 6 तक जो होता है वो एसिडिक होता है। 7 नहीं, 0 से 6 तक जो होता है वो एसिडिक, और 7 के ऊपर और 14 तक जो होता है उसे क्या बोलते हैं? 0 से 6 मतलब 7 से कम, ऐसे बोलना। ऐसे कि 6.6 होगा तो आप बोलोगे क्या सर? 6 तक बताया था। 7 से कम, 7 से कम मतलब 6.9 भी होगा तब भी वो क्या है? एसिडिक है। तो 7 से कम जितने भी होते हैं सब एसिडिक होते हैं, और 7 से ज्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक, ठीक। और 7 क्या होता है? उदासीन है, न्यूट्रल, यानी जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? भूमिगत जल, नदी का जल, या बारिश का जल, या आपका ग्लेशियर, वर्षा का जल, ठीक। सबसे शुद्ध जल जो होता है कौन सा होता है? वर्षा का जल, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। ऐसे पौधों के विकास के लिए जो पीएच मान की आवश्यकता होती है, पौधों के विकास के लिए वो होती है आपके 6 से 7। पौधों के लिए कितना पीएच मान चाहिए? अब पौधों मतलब वनस्पतियों के लिए पीएच मान जो चाहिए कितना चाहिए? 6 से 7, ठीक है। 6 से 7 अगर पीएच मान मृदा का है तो पौधों के विकास के लिए अधिक मतलब उपयोगी होता है, या पौधों के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है कि मृदा का पीएच मान जो है 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यानी अम्लीय बोल सकते हैं। 6 से 7 क्या होगा? अम्लीय मृदा होगी, हाँ ऐसे। ठीक है, बोलो। अब जो पौधे होते हैं यानी वनस्पतियां, मृदा में कुछ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक। मृदा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उन खनिज पदार्थों को कई 18 खनिज तत्व ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तत्वों की संख्या कितनी? 18, 18। इनको हम टोटल 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, और तीनों के तीनों जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व क्या होता है, द्वितीयक पोषक तत्व क्या होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है, ठीक है। मृदा वनस्पतियों के विकास के लिए कुल 18 कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है? वनस्पतियों के विकास के लिए कुल 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे मनुष्य के लिए क्या चाहिए? कुछ विटामिन खनिजों वगैरह आवश्यक होता है ना, वैसे पौधों के अगर विकास करना है या वनस्पतियों के विकास के लिए टोटल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 18। अब इनको भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक पोषक तत्व जो प्राइमरी है, जिसकी आवश्यकता हमेशा रहती है, प्राथमिक पोषक तत्व। दूसरा होता है आपका द्वितीय, सेकेंडरी है, मतलब इसके बिना काम चल सकता है, चला सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक है, इसकी जरूरत होगी हमेशा। और तीसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा था। प्राथमिक पोषक तत्व में आप ऐसे शॉर्ट में याद कैसे कौन कौन से तत्व होते हैं इनको याद करना होता है, जिनकी आवश्यकता वनस्पतियों के लिए हमेशा, ये ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी कौन से? प्राथमिक। तो इसका नाम ही इसीलिए प्राइमरी है, इनकी आवश्यकता हमेशा प्राइमरी की जरूरत है। तो आप ऐसे CHO और NPK करके याद कर सकते हैं, ठीक। CHO तो याद करते हो ना, एस्टल्डिहाइड, वर्ड याद है? एस्टल्डिहाइड क्या होता है? छाप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एस्टल्डिहाइड, जिसमें आपने फॉर्मल्डिहाइड वगैरह कोई नहीं, आप बाद में पढ़ लेना। CHO और NPK, ठीक है। CHO का मतलब क्या होता है? CHO का मतलब होगा कार्बन, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। और कौन कौन सी चाहिए? नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस। अब
इनको 6 याद करना मतलब वैसे कंफ्यूजन होता है, आप दोनों शॉर्ट में ऐसे लिख लेना। याद है CHO तो बोल सकते हैं, CHO तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, NPK तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये 6 के 6 जो होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक। इनकी आवश्यकता पौधों के या वनस्पतियों के विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। इसीलिए इनका नाम भी रखा गया प्राइमरी पोषक तत्व। दूसरा जो था द्वितीय, द्वितीय सेकेंडरी है, इसकी आवश्यकता बाद में होगी ना, पहले जरूरत इनकी है। सेकेंडरी नंबर जो होते हैं आपके, एक होता है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। इसको ऐसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। तो सल्फर वाला एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, ठीक है, कि सल्फर कैसा तत्व है, द्वितीयक है या प्राथमिक है? क्या है? सल्फर क्या है? द्वितीयक। सल्फर की आवश्यकता पता है क्या होती है? जो सरसों का फल होता है, मतलब जो उसके बीज होते हैं, उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। अगर सरसों के बीज में तेल की मात्रा, जो जैसे सरसों में तेल होता है मस्टर्ड ऑयल, उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होगी या कम होगी, वो सल्फर पर डिपेंड करता है। तो एग्जाम में ये साथ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सल्फर की आवश्यकता सरसों के पौधों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या है, ठीक। और सल्फर क्या होता है? सेकेंडरी होती है। इसका काम क्या है? ये पौधों के विकास के लिए तो नहीं है ना, सल्फर की आवश्यकता क्या है? तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो पौधों के विकास की तो बात है नहीं, तो एक तरह से सेकेंडरी है वो। क्या है? सेकेंडरी हुआ ना। ये तीनों याद रखो। अगला जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको कई भागों में इसके बहुत फर्क है। जैसे मैग्नीज है, ठीक है, पूरा ये तो समझ लोगे, इसका पता है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। मैग्नीज Mn होता है मैग्नीज का, मैग्नीज, आयरन, आयरन को पता है Fe, ठीक है, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। ये आप लाइन से भी पढ़ते हो ना, जब 1 से लेकर 30 तक याद करने के लिए आपसे बोला जाता है कि 1 से 30 तक पूरे एलिमेंट्स याद करने के लिए क्लास 9 तो बोला गया होगा आपसे 1 से 30 तक याद करो, ठीक है। इसमें आप लाइन से लगभग यही पढ़ते हैं। आयरन सीक्वेंस यही है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। इसके अलावा कुछ और भी है जिसमें आपका सोडियम है, सोडियम, सोडियम के अलावा आपका है फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, बोरान, मॉलिब्डेनम। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको बोलते हैं 18 पोषक तत्व जो वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? वनस्पतियों के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमेशा। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये दोनों जरूर पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। और इसमें भी स्पेशली सल्फर का एग्जाम में पूछा जा चुका है, सल्फर क्या है, द्वितीय पोषक तत्व है या प्राथमिक पोषक तत्व, ठीक। क्वेश्चन देखो यार, अब कणों का जो आकार है उस आधार पर भी इनको बांटेंगे। मृदा के जो कण होते हैं, और अब जैसे बालू, सिल्ट, सैंड, सिल्ट और क्ले बांटा था ना, अब इनको भी और भागों में बांट के पढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा है सबसे बड़ा, कौन सा है? बालू है। बालू के बाद क्या है? आपका सिल्ट है, सिल्ट के बाद आपका क्ले है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना? बालू। एक तो बालू होगा, फिर है मोटी बालू, बहुत मोटी बालू, नाम अलग अलग है, तो याद करना आसान है, कोई क्रम से याद रखना। सबसे पहले हम बालू रखते हैं, बालू के बाद बहुत मोटी बालू, फिर उससे कम मोटी बालू जो होगी उसको बोलते हैं मोटी बालू, फिर होगा बारीक,
फिर बहुत बारीक। वैसे बोलने में पता चल रहा है किसके कड़ों का आकार ज्यादा है, किसका कम है। बालू का हम ओवरऑल सबसे ऊपर रख रहे हैं। बालू के बाद क्या आएगा, मोटी बालू आएगी, बहुत मोटी आएगी, बहुत मोटी, फिर मोटी, ठीक है। फिर बारीक में क्या होगा, बारीक आएगा, बहुत बारीक आएगा, बारीक आएगा। इसमें थोड़ा उल्टा है दोनों बारीक वाले वर्ड में, बहुत बारीक बालू। उसके बाद आपका क्या है, गाद मतलब सिल्ट, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, सिल्ट बोलते हैं। इसके बाद आपका क्ले है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी यानी क्ले। अब इसके पहले लिखे ही थे इसको, ठीक। अब इनका जो नंबर है उसको याद कैसे करना है, इनको हम जो मेजर करते हैं मिलीमीटर मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, मिलीमीटर में मेजर करते हैं। कड़ों के आकार को मिलीमीटर में, एमएम में मेजर किया जाता है, ठीक। कड़ के आकार बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम एमएम में मेजर करते हैं, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 100 ऑप्शन, ठीक है। आपको कोई ऑप्शन देगा, सेंटीमीटर में एमएम बताना है, ठीक है। क्या बताना, एमएम कितना होगा, 5, 10, 100, 1/10, 10 होता है ना। हाँ, इसको याद रखना, ठीक है। कितना होता है, 10 होता है। जो हमें पढ़ना है बालू के या किसी सिल्ट के कड़ों का आकार, तो ये देखते हैं बालू के कड़ों का आकार जो होता है लगभग 2 से लगभग 1 तक एमएम तक होता है, ठीक। कितना होता है, 2 एमएम से लेकर लगभग 1 एमएम तक जो होता है, ये बालू के कड़ों का आकार होता है। लास्ट वाला जो नंबर है इसी का हाफ करते हैं, मतलब यहाँ से, तो 1 से लेके 0.5 एमएम तक, वो किसका होता है, जो बहुत मोटी बालू है, इनके कड़ों का आकार है। इनको रटना नहीं, इनको समझ के याद करना, पहले वो क्रम याद करना, फिर ये क्रम, फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो फिर एक एक रटेंगे तो फिर कंफ्यूजन भी होगा। फिर मोटी बालू जो होता है उसके कड़ों का आकार जो होता है 0.5 से लेके, 0.5 का आधा कितना होता है, 0.25, यहाँ पे 0 प्लस लगा दो, ठीक। 0.50 बोल सकते हैं, इतना एमएम तक होता है, मतलब 0.50 से लेके 0.25 एमएम तक मोटी बालू के कड़ों का आकार होता है। बारीक बालू जो होता है कितना होता है, 0.25 से लेकर कितना होगा इसका हाफ, इसका नंबर 0.25 से 0.10 तक है, कितना है, 0.10 तक है इसमें। ये जो है 0.10 एमएम तक है। और ये जो है आपका बहुत बारीक बालू है 0.10 एमएम से लेके 0.05 एमएम तक होता है, बहुत बारीक बालू। क्या हो, इस साइड बैठ जाइए, या सामने बैठ जाओ। इसका क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0.05 से लेके 0.00, यहाँ पे एंटी से जो बढ़ा सकते हैं समझने के लिए, 0.002, मतलब इससे कम, 5 से कम 2 तक आएगा, 0.002 तक होता है। यहाँ से जो बता दो तो कोई दिक्कत नहीं। और अगला नंबर जो होगा इससे 0.002 से कम, इससे कम होता है। पॉइंट 002 से कम, ठीक। इनको याद रखना, एग्जाम में पूछा था वैसे, पहले आपने अभी बनाया था फिगर, जो मतलब कड़ों का आकार, सबसे पहले ब्लॉक, फिर सैंड, फिर सिल्ट, उसके बाद क्ले। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है इसमें, सैंड है, फिर आपका सिल्ट है, इसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, क्ले है। कड़ों का आकार एक क्रम में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 2015 ये आरओ में पूछा गया था। कब पूछा गया है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आरओ का आंसर है।
आरोहण 0.002 mm से कम होता है, इसका आकार है सबसे कम किसका होता है? क्ले यानी मृतिका, इसको हम चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मृतिका भी बोल सकते हैं। क्ले मतलब क्या होता है? चिकनी मिट्टी या क्या बोलते हैं, मृतिका। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला लास्ट वाला याद रखना। इनका क्रम ये याद रखने की आवश्यकता उतना नहीं, बस हाफ हाफ करते चले जाए, सबका हाफ ही किया, ठीक है। लास्ट वाले का हाफ किए तो ये यहाँ से यहाँ तक रेंज मिला, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज मिलेगा, ठीक। फिर ये यहाँ देखो, इसका लगभग 10 तक लेके जाते हैं, हाफ से थोड़ा कम है, ठीक है, लगभग हाफ बोल सकते हैं। यहाँ तक जो आपका इस वाला बालू का है, ये तो याद करना आसान है, बालू है, फिर बहुत मोटी बालू होगी, उससे कम, फिर बारीक, फिर मतलब उससे बारीक, फिर आपका सिल्ट आएगा, सिल्ट के बाद आपका क्या है लास्ट में? क्ले यानी मृतिका या चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं, ठीक। अब ICAR एक संस्था है भारत की, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या नाम है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में जो मिट्टी है उनकी उपस्थिति के आधार पर, भौगोलिक विस्तार के आधार पर जो मिट्टी पाई जाती है, भारत में भौगोलिक विस्तार मतलब क्या, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, भौगोलिक विस्तार के आधार पर मिट्टी को यानी मृदा को कुल 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। इसको किसने डिसाइड किया था? ICAR ने डिसाइड किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, ठीक है, ICAR, इनका नाम याद रखना। और एक तो ह्यूमस अभी बताया था, ह्यूमस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमस वाले से, ह्यूमस से अलग से नहीं, वैसे अभी तो आगे पढ़ना है, ह्यूमस में वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। PYQ जरूर करते रहना, जो भी चैप्टर पढ़ते रहना उसके PYQ हमेशा करते रहना, उससे आपका क्या होगा, मतलब जो फैक्ट होंगे वो तैयार होते रहेंगे, ठीक है, उससे क्या होता है, फैक्ट हमेशा तैयार होता रहेगा। मृदा का वर्गीकरण करना है, मृदा का वर्गीकरण, ये मृदा का वर्गीकरण में हमें बताना है किसके अनुसार? ICAR के अनुसार, मतलब इसको क्या होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका हेडक्वार्टर पता है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1929 में थी। 1929 में ICAR की स्थापना होती है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है। इसने जो है मृदा के वर्गीकरण को कुल 8 भागों में किया है। कितना है? मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है, मृदा के वर्गीकरण को कुल 8 भागों में किया है, 8 भागों में बताया। और ये 8 जो मृदा का प्रकार यानी वर्गीकरण 8 भागों में, इसका मतलब किस आधार पे किया गया है? भौगोलिक विस्तार के आधार पर किया गया है। किस आधार पे? भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार के आधार पे ICAR द्वारा भारत में जो मृदा पाई जाती है उनको कुल 8 भागों में बांटा गया है। और ये किया कर गया था 1956 में, 1956 में वर्गीकरण कब किया था? 1956 में, 1956 में ICAR के द्वारा किया गया, टाइम पीरियड ये, और इनको 8 भागों में बांटा गया। और एक होते हैं वृहद मृदा वाले, ठीक है, जो बड़े हैं, जिनका क्षेत्र भौगोलिक विस्तार अधिक है, ठीक है, उनको 4 अलग से पढ़ते हैं, पहले 4 उनको पढ़ेंगे, फिर लास्ट में जिनका आकार जो है, जिनका भौगोलिक विस्तार कम होता है उनको बाद में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा भौगोलिक विस्तार का क्रम से भी देखा जाए तो आपका कौन सा आता है? जलोढ़ मृदा आती है, जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो होता है उसको क्या होते हैं? जलोढ़ मृदा, ठीक है। इनका विस्तार जो होता है लगभग 43% के आसपास होता है, अलग से लिखवाता हूँ, ठीक है, तो अलग अलग इनको पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है भारत में कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है, ठीक है। और जलोढ़ मृदा एक तरह की क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स भी है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब जल मतलब बहाकर लाई गई मृदा, क्या ट्रांसपोर्टेड है, परावर्तित, क्या बोलेंगे उसे? परिवहित बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं जलोढ़ मृदा को, ठीक है। दूसरा जलोढ़ हो गया। दूसरे नंबर पे आता है आपका लाल मृदा, लाल मृदा,
लाल मृदा को देखो कहीं कहीं पे लिखा रहता है लाल पीली मृदा का लिखा रहता है, क्योंकि लाल मृदा में जब जो रेड सॉइल होती है, इसको रेड सॉइल बोलेंगे। रेड सॉइल में अगर पानी की मात्रा मिल जाती है तो उसके आकार मृदा का जो रंग होता है वो पीले रंग का हो जाता है। रेड सॉइल में वैसे तो लाल रंग उसका है, लाल मृदा में अगर पानी मिल जाता है तो उससे वो क्या होता है, जल समायोजित हो जाता है, मतलब जल के समायोजन से इनके मृदा का जो आकार होता है वो पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, लाल मृदा में अगर पानी मिला देंगे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। इसीलिए किताबों में लिखा रहता है लाल पीली मृदा के नाम से भी इसको जानते हैं, क्या बोलते हैं, लाल पीली मृदा भी कहते हैं। ठीक, तो इसको किताबों में या लाल पीली मृदा भी लिखा है तो आप लाल मृदा कर सकते हैं। ये भी अरेंज करने के लिए पूछता है कि भारत में भौगोलिक विस्तार के आधार पे कौन सी मृदा सबसे ज्यादा है, तो क्रम से लिख रहा हूँ, तो क्रम से याद करें। सबसे ज्यादा जलोढ़, उसके बाद आपका लाल मृदा, लगभग 18% ये होता है, 43% ये होता है। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है आपका क्या नाम है, इसको बोलते हैं काली मृदा, क्या नाम है, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। तो परसेंटेज भी टाइम है 43%, लेकिन ये तीन का जरूर याद रखना कितना परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेट में, और ये लगभग 15% के आसपास, ये सब अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, परसेंटेज है। ठीक, ये 43% अप्रॉक्सीमेट, 18% लाल मृदा, और काली मृदा जो होती है 15% होती है। अगला जो होता है आपका लेटराइट मृदा, चौथे नंबर कौन सा, लेटराइट मृदा, लेटराइट सॉइल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटराइट सॉइल बोलते हैं। और लगभग ये 10% के आसपास होता है, 10% के आसपास आपका लेटराइट सॉइल है। ये बृहद आकार वाले, बृहद भौगोलिक विस्तार वाले क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब इनका भौगोलिक विस्तार अधिक है। तो इनको सबसे ज्यादा अगर भारत का मैप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मृदा जो पाई जाती है इन्हीं का है। ठीक है, और इसके बाद फिर लघु समूह वाले, ये क्या, बृहद समूह वाले, मतलब इनका जो क्षेत्र है वो अधिक है, जबकि लघु समूह वाले में भी 4 बांटे गए हैं, 4 4 8 होंगे ना कुल, ये 4 जरूर याद रखना, इनका क्रम भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगला जो एक तो हिमालयी मृदा है, हिली सॉइल, जो सॉरी इसको पर्वतीय मृदा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर्वतीय या हिमालयी मृदा बोलेंगे, हिमालयी या पर्वतीय मृदा, हिली सॉइल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिल, क्या मतलब पर्वत, तो हिली सॉइल इसको बोलते हैं। अगला जो है आपका मरुस्थल वाले क्षेत्र में होता है तो इसको हम शुष्क मृदा, मरुस्थल कैसा होता है, शुष्क होता है, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा बोलते हैं। शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, एरिड या डेजर्ट सॉइल, या एरिड सॉइल बोलते हैं इसको, या डेजर्ट सॉइल, ठीक है, बोल सकते हैं। लवणीय मृदा मतलब सलाइन वाटर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर, लवणीय मृदा मतलब सलाइन वाटर। लास्ट वाला आपका पीट मृदा, पीट सॉइल। इनको कुल कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया, 4 4 करके हम अलग अलग पढ़ते हैं। ये बृहद समूह वाले होते हैं और वो लघु समूह वाले, लघु समूह का मतलब जिनका भौगोलिक विस्तार कम क्षेत्र में होता है उसको बोलते हैं लघु समूह, और जिनका भौगोलिक विस्तार अधिक क्षेत्र में होता है उनको क्या बोलते हैं, बृहद समूह। ठीक, इसमें से कुछ ऐसे मृदा है जैसे आपका एक आ गया जलोढ़ मृदा और मरुस्थलीय मृदा, ये 2 मृदा को छोड़ के बाकी सभी जो होते हैं वो उसी स्थान पे बनते हैं जहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं, उसी सेम स्थान पे बनते हैं, इसलिए हम बोलते हैं स्थान जनित मृदा या स्थान जन्य मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि 2 ऐसे मृदा है, कौन कौन से, जलोढ़ और मरुस्थलीय मृदा। ये बहाकर लाइक इसीलिए अच्छा न्यूज चल रहा है आपका, अरावली पर्वत का जो कटाई मतलब उसका जो खनन हो रहा है उस पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो अगर अरावली पर्वत को अगर अपने स्थान उस स्थान से हटा लिया था तो प्रॉब्लम क्या होती, बताया था कि वहां से हवाओं के माध्यम से बालू होते आपके नॉर्थ वाले क्षेत्र में जाता, दिल्ली हो गया या उत्तराखंड वगैरह क्षेत्र में फैलेंगे, जिससे क्या होगा, मरुस्थल का विस्तार होगा। तो ये क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, परिवहित हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेड हो रहा है। तो जब आपका जो मरुस्थलीय मृदा है क्या हो, ट्रांसपोर्टेड है एक स्थान से दूसरे स्थान, या इसको हम परिवहित मृदा बोल सकते हैं। जलोढ़ मृदा भी परिवहित मृदा है, कैसे, क्योंकि हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई चट्टानों के अवसाद जो होंगे उनके क्या बोलते हैं, निष्कर्षण निक्षेपण से उत्तरी मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो आपका जलोढ़ मृदा और मरुस्थलीय मृदा ऐसे 2 मृदा है जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाता है, या उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परिवहित मृदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिवहित मृदा कहा गया।
जबकि और बाकी सब जो होते हैं वो सेम स्थान पे बनते हैं। जैसे जहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं वहीं पे उनका अपक्षय होता है। जिन चट्टानों का अपक्षय सेम स्थान पे होता है जहाँ पे चट्टानें पाई गई हैं, चट्टानों का अपक्षय उसी स्थान पे होता है, उनसे बनने वाली जो मृदा होती है उसको बोलते हैं स्थान जन्य मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थान जन्य मृदा। तो ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा था कि मतलब कौन से स्थान जन्य, बट आप ये दोनों याद रखना, जलोढ़ मृदा और मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है, ये ट्रांसपोर्टेड होती है। ये जिस स्थान पे मरुस्थल है उसके अलावा भी आगे हवा के माध्यम से या नदियों के जल के द्वारा, क्योंकि ये नदियों के जल द्वारा जाएंगी, जलोढ़ मृदा जो है नदियों के जल द्वारा भाग कर लाकर एक जहाँ पे चट्टान कहाँ पे आपका हिमालय पे है, मैदानी भाग का निर्माण कहाँ हो गया आपका उत्तर प्रदेश वगैरह बिहार वाले क्षेत्र में, मतलब क्या हुआ वहां से यहाँ तक बहाकर लाई गई, तो परिवहित मृदा हुई है, ट्रांसपोर्टेड हुई। वैसे आपके मरुस्थल का भी विकास होता है, हवाओं के द्वारा ये मरुस्थल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, मतलब जो रेत होंगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो ये क्या हुआ, इनका परिवहन हुआ कि नहीं, ट्रांसपोर्टेड हुआ। इन दोनों को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, और मरुस्थलीय मृदा को हम परिवहित मृदा यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या, इसमें से पहले पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा के नाम से। क्या जलोढ़ मृदा, ये याद रखना, अभी पिछले साल पीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है उसको दिखाना था एग्जाम में, ठीक, मतलब लिखना था 200 वर्ड में, मेंस में आया था। इस पे याद रखना, पहले तो मृदा कितने भागों में बांटा गया, किसने इसको डिवाइड किया, किस आधार पर डिवाइड किया। अब सबके बारे में 4-4 लाइन लिखना था, ये 200 वर्ड में लिखना है तो सब कुछ विस्तार से तो लिखेंगे नहीं, सबके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको सब कुछ लिखना, जितने भी है सबको बता रहे हैं, ये नहीं कि 4 को ही बता रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 बता देंगे वो छोड़ देंगे। हाँ, इसमें आप इसमें 3-3 लाइन लिख रहे हो तो उसमें 2 लाइन या 1 लाइन तो लिख ही सकते हैं, लेकिन लिखना सब होता है, ठीक, सबके बारे में पता। इसने इनका जो डिवीजन किया है, मतलब विभाजन किसके द्वारा किया गया है, ICAR के द्वारा किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस टाइम इसके हेड कौन है, ICAR का पढ़े हो ना, करंट अफेयर में पढ़े हो, मांगीलाल जाट करके व्यक्ति हैं। अब पहला क्या पढ़ना, जलोढ़ मृदा। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, जो भी हिमालयी नदियां हैं, जितने भी हिमालयी नदियां दिखाई दे रही हैं आपको, हिमालयी नदियों द्वारा, वहाँ पे गंगा यमुना तमाम नदियां वहाँ से निकलती, हिमालयी नदियों द्वारा चट्टानों के अपक्षय होता है, वहाँ पे चट्टानों का अपक्षय होता है, वहाँ से चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों के टूटने फूटने का अपक्षय बोलते हैं, और उनके द्वारा वो जो चट्टानों का अपक्षय हुआ उनका अपर्दन मतलब बहाकर लाई गई जो भी अवसाद होते हैं यानी सेडिमेंट जो अवसाद होते हैं उनके निक्षेपण से आपके मैदानी भाग यानी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के, और ये अपक्षय अपर्दन किसके द्वारा हो रहा है, हिमालयी नदियों के द्वारा हो रहा है, हिमालयी नदियों के द्वारा चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और ये अपक्षय अपर्दन जब होता है इनका तो क्या बनती है, सेडिमेंट बनते हैं, क्या बनते हैं, अवसाद, और अवसादों का क्या होता है, निक्षेपण होता है, एक स्थान पर लाकर वो इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे जो मृदा का निर्माण होता है उसी को हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। तो क्या नदियों, हिमालयी नदियों के द्वारा ही आपके जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी पढ़े थे कि जो आपका पूर्वी घाट है ये अपनी पूर्वी तट, पूर्वी घाट के पूर्व में जो पूर्वी तट दिखाई देता है उनका निर्माण तो नदियों के द्वारा होता है, ठीक है, पूर्वी तट का निर्माण जो है नदियों के द्वारा होता है, किंतु पश्चिमी तट जो है आपका पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट का निर्माण कैसे होता है, सागर के जल के पीछे जाने की वजह से, सागर के जल के स्तर में परिवर्तन यानी सागर के जल के पीछे हटने पश्चिमगमन से जो तटीय मैदान का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। और पश्चिमी तटीय मैदान भी किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा, किससे बना है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो अगर पश्चिम जलोढ़ मृदा का क्षेत्र पूछा जाता है तो आपको उसमें क्या होता है, जो उत्तर भारत है, हिमालयी नदियों का जो क्षेत्र है यानी उत्तरी भारत का क्या बोलेंगे, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, एक तो ये आएगा जिसमें आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया और उधर उड़ीसा वगैरह, ये सब क्या होते हैं आपके मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। नीचे आएंगे तो मैप में देखेंगे तो दूसरे क्षेत्र क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पे, एक तो ये वाला एरिया, साथ में ये वाला एरिया, ये दोनों क्या है, तटीय मैदान है,
मतलब यहाँ पे ये वाला पूरा तटीय मैदान है, इस तटीय मैदान और इस तटीय मैदान में भी आपको क्या दिखाई देते हैं, जलोढ़ मृदा। ये दोनों हम भूल जाते हैं मैपिंग करते टाइम, ठीक है। यहाँ भी आपको जलोढ़ मृदा दिखाई देगी और यहाँ पर भी दिखाई देती है। इसके ऊपर जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे भी क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में भी अर्थात उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे गंगा यमुना संगम है ना, गंगा यमुना आगे जाएंगे तो घाघरा और गंगा का संगम दिखाई देता है, फिर कोसी और गंडक का संगम दिखाई देता है। जहाँ पे भी नदियाँ पाई जाती हैं, नदियाँ हैं, हिमालय अधिकतर कहाँ पे इनका निर्माण होता है, हिमालय नदियों के द्वारा। हिमालय नदियों के द्वारा बाहर कर लाए गए मृदा से, उनके या सेडिमेंट के निक्षेपण से आपके जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एक तो आपका ये क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पर इस पे, ठीक है, तीनों का आप मेंशन कर देना जलोढ़ मृदा के लिए, ठीक है। ये भी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, इधर भी है और इधर भी है, जबकि इनका निर्माण देखा जाए तो अलग अलग विधि है। इन दोनों का निर्माण तो नदियों के द्वारा हुआ है, कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण सागर के जल के पश्चिमगमन यानी पीछे जाने की, पीछे हटने की वजह से हुआ है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का याद रखना थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपवाद के रूप में इसको लोग भूल भी जाते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो निर्माण होता है किससे होता है, सागर के जल के पीछे हटने की वजह से होता है, ठीक है, याद रखना। हिमालय नदियों के द्वारा चट्टानों वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षयवर्धन, फलस्वरूप अवसाद यानी सेडिमेंट। अवसाद मतलब क्या होता है, सेडिमेंट, ठीक है, अवसादों के निक्षेपण से। अवसादों के निक्षेपण से होता है। इसके साथ ही क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण कैसे, इसको अलग से लिखना। पश्चिमी तटीय मैदानों में जलोढ़ मृदा का निर्माण सागर के पश्चिमगमन से हुआ। किससे हुआ, सागर के पश्चिमगमन यानी पीछे हटने से। पश्चिमगमन से, ठीक। तो ये दोनों याद रखना। इस वाले क्षेत्र में जो आपके जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है वो सागर के पीछे हटने के कारण होता है, जबकि इस क्षेत्र में जो आपको पूर्वी तटीय मैदान और उत्तरी मैदानी भाग, यहाँ पे आपको जो जलोढ़ मृदा दिखाई देती है एलुवियल सॉइल, वो किससे होती है, हिमालय नदियों के सेडिमेंट्स के निक्षेपण से होता है, जो भी अवसाद होते हैं उनके निक्षेपण से होता है, ठीक है। इनका जो परसेंटेज है, कितना परसेंट होता है, भौगोलिक विस्तार में भाग का दिखाया तो 43% होता है, इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। अब इन जलोढ़ मृदा को देखा जाए तो भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, दो। आपने पढ़ा ना, एक तो होता है खादर, एक होता है बांगर। बांगर को भांगर भी बोलते हैं, भांगर। एक होता है भाबर भी होता है, ठीक है। भांगर और भाबर में कंफ्यूजन होता है, तो भांगर को ही बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर। और भाबर जो होता है वो अलग है, वो भी मैदानी भाग का एक पार्ट है, लेकिन भाबर अलग होता है। जो पत्थर होते हैं, जब कड़ों का आकार काफी बड़ा बड़ा पत्थर होता है, मतलब जो हिमालय नदियों द्वारा अपक्षयवर्धन के फलस्वरूप जब पत्थरों का आकार जो होता है काफी बड़ा होता है, तो वहां पे जो मृदा होती है उस वक्त क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। उसके बाद आपको तराई दिखाई देता है, तराई के बाद आपको जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है आपका खादर, दूसरा होता है बांगर। क्या होता है, ये भी दो पार्ट इनको बांटते हैं, एक तो होता है आपका बांगर, दूसरा है खादर। बांगर को हम भांगर भी बोलते हैं, याद रखिए, क्या बोलते हैं, भांगर। भांगर और खादर,
खादर जो होता है क्या होता है, ये नवीन जरूर होती है, इसको क्या बोलते हैं, नवीन जरूर। ये नवीन जरूर मृदा होती है, जबकि आपका बांगर जो होता है वो क्या है, पुरानी जरूर होती है। इसे हम पुरानी जरूर मृदा के नाम से जानते हैं। और बांगर जो होता है ये कम उपजाऊ भी होता है। खादर के अपेक्षाकृत क्या होता है, खादर के अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है, जबकि खादर जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। ये क्या होता है, अपेक्षाकृत उच्च, इसका ऊंचाई जो होता है, इस भूमि की ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पे नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, ठीक है। नदियों का जल नहीं पहुंच पाता। ये क्या है, नदियों के जल द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। तो इनका निर्माण क्या हमेशा होता रहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ फसलें भी उगाई जाती हैं जिनका आप याद कर सकते हैं। जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं, गेहूं, जौ, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि। दलहन, तिलहन इत्यादि आप देख सकते हैं जलोढ़ मृदा के अंतर्गत, ठीक है। जलोढ़ मृदा में ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, अधिक उपजाऊ होती है, नदियों के जल द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, ठीक है। और उधर वो क्या पुरानी जलोढ़ है और कम उपजाऊ है, जबकि नदियों का जल क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इनको ही बांगर और खादर में विभाजित किया गया, इसको याद रखना, ठीक है। हो गया, हो गया। इसमें देखा जाता है जलोढ़ मृदा जो होती है, इसमें चूना हो गया और पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये आपका पूछा था एग्जाम में, इसमें पोटाश सर्वाधिक मात्रा अगर देखी जाए तो किसकी होती है, पोटास, और दूसरा जो होता है चूना। पोटास और चूने की क्या होती है, अधिकता होती है। याद रखना, जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है, चूने और पोटास की। और सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, पोटास। पोटास की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है और इसके अलावा चूना इसमें पाया जाता है, ठीक। जबकि इसमें कमी क्या क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनका क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का इसमें अभाव होता है, जबकि पोटास और चूना की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। इतना याद रखना, ये जलोढ़ मृदा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा था कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, क्या किस चीज की अधिकता होती है, किस चीज की कमी या अभाव होती है। और जलोढ़ मृदा को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें भाबर है, खादर है, मतलब सॉरी भाबर, तराई, उसके बाद आपका खादर और बांगर, ठीक। जो आपने पिछले मतलब हिमालय जब पढ़ा था चैप्टर, उसमें उत्तरी मैदानी भाग का, तो आपको पढ़े थे भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर और खादर, चारों भागों में पढ़ा था मैदानी भाग का निर्माण, ठीक। इसमें से बताओ आपका जो पोटास है कैसा है, वो प्राथमिक पोषक तत्व है या द्वितीयक, प्राथमिक, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस कौन सा, प्राथमिक है ना,
NPK, शॉर्ट में आते हैं NPK CHO। NPK CHO जो होता है क्या होता है प्राथमिक है, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर जो होता है क्या होता है द्वितीयक होता है। ठीक, याद रखिए। अगला है रेड सॉइल, क्या नाम है रेड सॉइल। जल मृदा में एक लाइन में लिख सकते हो, ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है, कैसा होता है परिवहित मृदा। एक लाइन लिखने के लिए आप लिख सकते हो कि जो आपका जलोढ़ मृदा होती है एक परिवहित मृदा होती है, यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। इसको लाल पीली बोल सकते हैं। इसको लाल मृदा ही बोला जाता है जनरली, बट लाल पीली क्यों बोला जाता है कि इसी लाल मृदा में अगर पानी की मात्रा जल समायोजित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं लाल पीली मृदा के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण जो होता है, जो आग्नेय और कायांतित चट्टानें होती हैं, आग्नेय और कायांतित चट्टानों के फलस्वरूप लाल मृदा का निर्माण होता है। आग्नेय और कायांतित चट्टानों का जो अपक्षय होता है उनसे किस मृदा का निर्माण होता है लाल मृदा का। आग्नेय व कायांतित चट्टानों के अपक्षय से कायांतित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें आप पढ़े, तो कायांतित और आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप लाल मृदा का निर्माण होता है। और इसी लाल मृदा में अगर जल की मात्रा मिल जाती है या इसको क्या हो सकता है जल समायोजन, ठीक है, इनसे कौन सी मिट्टी बनती है लाल पीली मृदा बनती है। याद है कि इसको क्या बोलते हैं जल समायोजन बोलते हैं। ठीक है, जल मिलने को क्या बोलते हैं जल समायोजन, जल के मिलने के फलस्वरूप लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र देखा जाए तो जो आपका दक्कन का पठार है, यहाँ पे आपको दक्कन का पठार दिखाई देता है, दक्कन का पठार पढ़े थे ना पिछले क्लास में। दक्कन के पठार के पूर्वी भागों में, दक्कन का पठार यहाँ पे होगा इस क्षेत्र में, दक्कन के पठार के पूर्वी भागों में और दक्षिणी भागों में, इस वाले से पूर्वी और दक्षिणी भागों में यहाँ पे आपको जो मृदा दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं लाल पीली मृदा बोलते हैं। कौन सी मृदा बोलते हैं लाल पीली। और इसी दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे में, जो उत्तर पश्चिमी वाला किनारा है, यहाँ पे आपको काली मृदा दिखाई थी। क्या दिखाई थी काली मृदा दिखाई थी। दक्कन के पठार के पूर्वी भागों में आपके जिसमें आपका उड़ीसा आएगा, ठीक है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, नीचे आएंगे आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है लाल पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो इनका क्षेत्र याद रखना कहाँ पे है, ऐसे दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में। दक्षिणी भाग में जिसमें आपका उड़ीसा, आंध्रा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, और इधर देखो कर्नाटक और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का दक्षिण पूर्वी भाग, कौन सा भाग महाराष्ट्र का दक्षिण पूर्वी, उत्तरी भाग तो काली मृदा है, लेकिन महाराष्ट्र का जो दक्षिण पूर्वी भाग जो इधर तेलंगाना के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र है तो ये दक्षिण पूर्वी भाग होगा ना, तो महाराष्ट्र का दक्षिण पूर्वी भाग। तथा कर्नाटक,
कर्नाटक का देखेंगे तो पूर्वी भाग। कौन सा? कर्नाटक का पूर्वी भाग। यहाँ पर आपके जो लाल पीली मृदा होती है उसका ये क्षेत्र है कि इन क्षेत्रों में लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा देखा जाए तो इसमें लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। लोहा, आयरन कौन सा पोषक तत्व होता है? प्राथमिक पोषक या द्वितीयक या सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, कैसा है? सूक्ष्म। तब सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें ज्यादा पाया जा रहा है तो वनस्पतियों का विकास इसमें ज्यादा होगा या कम होगा? अपेक्षाकृत कम होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक पोषक तत्व जहाँ पे ज्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे वनस्पतियों का विकास या जो आप खेती करते हैं कृषि के लिए ज्यादा उपयोगी होंगी। तो ये जो रेड येलो सॉइल होता है ये खेती के लिए क्या होते हैं? कम उपयोगी होती है। जबकि इसमें आपके आलू वगैरह खेती जो है थोड़ा की जा सकती है, किंतु अपेक्षाकृत क्या है? ये कम उपयोगी होती है वनस्पतियों के उत्पादन के लिए। इसमें आपका आयरन की अधिकता पाई जाती है। आयरन के ऑक्साइड से होते हैं। किससे बना होता है? आयरन के ऑक्साइड। ये याद रखना, ठीक है। लाल पीली मृदा का जो निर्माण होता है, ये लाल मृदा का निर्माण होता है किससे होता है? आयरन के ऑक्साइड। वो भी आयरन के ऑक्साइड दो होते हैं, एक होता है फेरिक ऑक्साइड, एक होता है फेरस ऑक्साइड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोनों ऑप्शन साथ में दिया गया है कि लाल मृदा का निर्माण फेरिक ऑक्साइड से होता है या फेरस ऑक्साइड से। तो याद रखना फेरिक ऑक्साइड से होता है। मूलतः किससे होता है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, फेरिक होगा या फेरस होगा। तो याद रखना फेरिक ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे ऑप्शन में? जब भी लाल मृदा के निर्माण की बात करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड, फेरस नहीं। ठीक है, दोनों ऑप्शन में था। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि लाल मृदा का निर्माण फेरिक ऑक्साइड से होता है या फेरस। उसके अलावा भी दो ऑप्शन और दिए गए थे, तो उसमें फेरस और फेरस दोनों, फेरिक और फेरस दोनों दिया गया था। तो थोड़ा दिक्कत हुई थी उसमें, मतलब क्वेश्चन को हैंडल करने में कि फेरिक लगाएं या फेरस लगाएं। जबकि फेरिक और फेरस दोनों क्या है? आयरन के ऑक्साइड ही पड़ता है। जनरली हम यही बोलते हैं ना कि लाल मृदा में आयरन के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड पाया जाता है। अब लोहे के ऑक्साइड में भी क्या है? बोलते हैं फेरिक है। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। इसके अलावा बाकी जो बचे हैं आपके नाइट्रोजन, मतलब एनपीके जो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस, की कमी देखी जाती है। इनका क्या होता है? कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस इत्यादि की इसमें कमी होती है। और इनका परसेंटेज कितना बताया था? 18%। लगभग कितना प्रतिशत है? 18% में फैला। याद रखो, ठीक है इसको। ये लाल मृदा है। ठीक, तो याद रखना इनका निर्माण फेरिक ऑक्साइड से होता है। बाकी इनमें कमी किसकी है? जो बाकी ह्यूमस, पोटास, नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मृदा। भौगोलिक विस्तार के आधार पर दूसरे नंबर पे कौन सी मृदा आती है? लाल मृदा आती है। ऑप्शन में हो सकता है लाल मृदा ही लिखा हुआ है। ठीक है, और पीली मृदा इनको कब बोला जाता है? लाल पीली को जिसमें जल का समायोजन हो जाता है। जल के मिलने के बाद इनको हम पीली मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, सबसे अधिक विस्तार में दूसरे नंबर पे आता है। कौन सा नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे, ये भी आता है। ठीक, इसके बाद है आपको कौन से? काले मृदा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल। काली मृदा का जो निर्माण होता है आपका दक्कन का पठार। ठीक, दक्कन के पठार में दक्कन ट्रैप यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय में इसमें क्या निकलती थी? बेसाल्टी चट्टानों का निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार शांत दरार, एक तरह से कौन सी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था? क्रिटेशियस टाइम में। क्रिटेशियस टाइम आप बता रहे थे जब दक्कन के पठार का निर्माण जब हुआ था। तो दक्कन के पठार के निर्माण के समय में कौन से टाइम पीरियड में हुआ था? क्रिटेशियस में हुआ था। कौन सा टाइम पीरियड में हुआ था? क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस टाइम में जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था वो एक तरह से शांत दरारी प्रकार का, कैसा था? धीरे धीरे शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था क्रिटेशियस युग में। ठीक है, कौन से युग की बात हो रही है? क्रिटेशियस में।
क्रेटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी का निर्माण उद्गार हुआ था, जिसकी वजह से बेसाल्टिक चट्टान के कौन सी चट्टानें बनी थी? बेसाल्टिक चट्टानें थी। यहाँ पर जबकि हम पूर्वी भाग में जो पढ़ते हैं ग्रेनाइट और नीज देखी जाती है। कौन सी है? ग्रेनाइट और नीज। जबकि इस क्षेत्र में आपको बेसाल्टिक चट्टानें दिखाई देती है। महाराष्ट्र, गुजरात और ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्टिक चट्टानें। तो बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप काली मृदा का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? बेसाल्ट जो चट्टान। अब बेसाल्टिक चट्टानें किससे बनी है? ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, इसीलिए हम इसको कभी कभी ज्वालामुखी मृदा के नाम से भी जानते हैं। जो आपका काली मृदा है उसको हम ज्वालामुखी मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी मृदा कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के बाद बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, जो काली मृदा है आपका, इनका निर्माण कैसा होता है? वैसे तो इनका निर्माण जो हुआ था, स्टार्ट जो शुरुआत हुई थी कब से हुई थी? क्रेटेशियस टाइम में। क्रेटेशियस युग में क्या हुआ था? शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी था। ये आपको नहीं लिखना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से टाइम क्या है? क्रेटेशियस का टाइम है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, क्रेटेशियस का टाइम शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी था। इनसे क्या हुआ था? आग्नेय सैल जो बनी थी। आग्नेय सैल कैसी है? बेसाल्टिक चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टान क्या एक आग्नेय सैल है। तो इसमें क्या पाया गया था? बेसाल्टिक चट्टान। इन बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप अपक्षय से आपकी काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, क्रेटेशियस टाइम में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। उनका जो हुआ था बेसाल्टिक चट्टानें जो थी, आग्नेय सैलें जो होती थी वो बेसाल्टिक चट्टानों में कन्वर्ट हुई। आग्नेय सैल ही बेसाल्टिक चट्टान और बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप आपकी काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। और ये जो देखा जाता है क्षेत्र कहाँ पे? दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? ये पूरा आपका दक्कन का पठार है, इस क्षेत्र में। दक्कन के पठार के पश्चिमी क्षेत्र में आपको काली मृदा दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई दी? दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में दिखाई दी। इसमें आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन सा? महाराष्ट्र का आपको उत्तर पश्चिम भाग, ऊपर वाला भाग था। नीचे वाला भाग में कैसा था? लाल मृदा था, रेड सॉइल था। जबकि उसके कौन सा भाग? उत्तर पश्चिमी भाग जो है महाराष्ट्र का, अधिकांशतः जो महाराष्ट्र का अधिकांशतः भाग है वो काली मृदा का ही है, किंतु उसका दक्षिण पूर्वी भाग जो है रेड सॉइल का था। ठीक है, तो महाराष्ट्र आप इसमें पूर्व लिख सकते हैं। महाराष्ट्र अधिकांशतः महाराष्ट्र है किससे बना हुआ है? काली मृदा से। इसके अलावा कर्नाटक है, ठीक है, आपका छोटा नागपुर यानी झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देता है। झारखंड छत्तीसगढ़ का मतलब क्या? छोटा नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, वहां पे। ठीक, इत्यादि आप इसमें और एमपी लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में, आदि क्षेत्रों में काली मृदा दिखाई दी। काली मृदा का जो परसेंटेज है कितना है? लगभग 15% है। कितना प्रतिशत के आसपास पाया जाता है? ये लगभग 15% के आसपास इसका भौगोलिक विस्तार भारत में दिखाई देता है। टोटल का कितना प्रतिशत है? 15% जो है काली मृदा दिखाई देती है। ये बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप काली मृदा का निर्माण होता है। ये अलग से अब इनको अलग, अब इसमें क्या है? काली मिट्टी, काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक की जाती है। कौन सी खेती की जाती है? कपास की खेती। कपास के अधिकता होने की वजह से कपास की खेती के लिए क्या उपयोगी है, इसीलिए हम बोलते हैं काली कपास मृदा। इसलिए इसी मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कभी बताया था ज्वालामुखी मृदा भी कहते हैं इसको। क्या होते हैं? ज्वालामुखी मृदा या वोल्केनिक सॉइल। ठीक है,
वोल्केनिक सॉइल बोलते हैं इसको हम, वोल्केनिक सॉइल हो गया, या काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कपास की खेती अधिक होती है। ये नहीं कि सिर्फ कपास की खेती होती है, कपास की खेती के अलावा यहाँ पे आपको गन्ने की खेती भी दिखाई देती है, गन्ना हो गया, आलू हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है, इनकी खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है। काफ़ी काली मृदा में, काली मृदा में आपको कौन कौन सा हुआ, कपास हो गया, गन्ना हो गया, गेहूँ भी होता है, चावल भी होता है, ठीक है, अधिक मात्रा में होता है। फसलों के नाम लिख लो, कौन कौन सी फसलें होती है, एक तो कपास है ही ऑलरेडी, गन्ने भी पाए जाते हैं, तो गन्ने के उत्पादन में जो महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ते हैं वो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे। कपास, गन्ना, गेहूं, चावल, आलू, मतलब सब्जियां जो होती हैं, फ्रूट्स वगैरह के, फल, तिलहन, दलहन भी यहाँ पे अच्छा खासा होता है इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे काली मृदा, इसमें कपास को थोड़ा याद रखना, कपास गन्ना ये ज़्यादा कुछ आता है कि खेती के किस कौन से मृदा में की खेती अच्छी होती है, ठीक है, तो काली मृदा में होती है, इसीलिए काली मृदा में कपास की खेती अधिकतर अधिक होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, काली कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। 11-36 जो कपास सॉरी काली मृदा होती है, इसको हम चेरनोजम के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, चेरनोजम या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहते हैं, याद रखना बेसिक वर्ड है। इसको और किस नाम से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम, चेरनोजम या ट्रॉपिकल चेरनोजम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम, इसका एक अन्य नाम है, ठीक है। जो काली मृदा होती है इसको हम चेरनोजम के नाम से भी जानते हैं, यानी ट्रॉपिकल चेरनोजम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल चेरनोजम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अलग से आता है ट्रॉपिकल, कई इसके नाम में ज्वालामुखी मृदा यानी वोल्केनिक सॉइल भी मिला, काली कपासी मृदा भी इसको बोलते हैं, यानी कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम उष्ण ट्रॉपिकल चेरनोजम या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। अब स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहा जाता है ये जानना जरूरी, ठीक है। क्या होता है कि जब इसमें मिट्टी, ठीक है, मिट्टी है, काली मृदा है, काली मृदा में पानी जल के मिलने की वजह से ये मिट्टी कैसे होती है, चिपचिपी हो जाती है। कैसे होती है, चिपचिपी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कणों के आकार पर डिपेंड करता है कि कणों का आकार कैसा है और गहराई में कितनी पाई जाती है। जैसे ही इसमें जल मिलता है तो मिट्टी जो होती है चिपचिपी हो जाती है, मतलब उसमें पानी जो होता है, और देखा जाता है काली मृदा जो होती है सबसे अधिक पानी का अब्जॉर्ब करने वाला, सबसे ज्यादा पानी का अवशोषण कौन सी मृदा करती है, काली मृदा करती है। तो पानी का अवशोषण अधिक मात्रा में करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मिट्टी का देखेंगे भौगोलिक गुण जो होता है वो कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और जल के सूखने के बाद, जल सबसे ज्यादा मिला और जल के सूखने के बाद, ठीक है, शुष्क जब होता है, जब सॉरी मृदा जो होती है शुष्क होती है, तो सूखने के बाद जो आपकी मिट्टी है यानी मृदा, काली मृदा है, इसमें दरार पड़ जाते हैं, ठीक है, दरार पड़ जाते हैं, ठीक है। दरारों को जो बने हुए दरार होते हैं, दरारों के बनने के कारण ही इनको हम क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई, यानी इसकी जुताई। अच्छा, जुताई क्यों की जाती है, स्वतः जुताई, मैंने बोला दरार बन जाती है, तो जुताई क्यों की जाती है, खेतों की जुताई क्यों की जाती है, ऊपर आ जाए। जैसे कोई भी खेत है मान लो, ठीक है, इसकी जुताई अगर कर रहे हैं तो इसमें जो दरारें होती है जिससे जल बाहर निकलता है या अंदर की तरफ जाता है, तो जब भी हम जुताई करते हैं तो ये दरारें क्या होती है, टूट जाती है, दरारें टूट जाती है। जैसे वाष्पीकरण होता है ना, तो जब दरारें टूट जाएंगी तो जल का वाष्पीकरण यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, तो खेत में क्या होती है, नमी, मृदा में नमी बनी रहती है, ठीक है। इससे क्या होता है, मृदा में नमी हमेशा
बनी रहती है। जुताई की जाती है जिससे मृदा में हमेशा ऊपरी परत, आपको दिखाई था जुताई के बाद ऊपरी परत क्या सूख जाता है, तो आपको लगता है उसको सुखाने के लिए क्या जा रहा है, सुखाने के लिए नहीं किया जाता कि अगर ये वेव जो आपकी जो भी दरारें अगर बनी रहेगी सीधे टूटेंगे नहीं, तो क्या होगा, जल का वाष्पीकरण लगातार होता रहेगा। क्या होगा, इससे जल का वाष्पीकरण, जो जल के मृदा के निचली सतह में जो जल मौजूद है, ठीक है, उनका क्या होगा, वाष्पीकरण लगातार होता रहेगा। फिर जुताई के पश्चात क्या होता है, ये दरारें जो बनी हुई है क्या तोड़ जाती है, इनकी दरारों को तोड़ दिया जाता है, तो ऊपरी परत तो सूख जाती है जहाँ पे टूट जाता है, जैसे ये ऊपरी परत है, यहाँ पे जुताई हुई है इतना, इसके ऊपर आपको सूखा हुआ मृदा दिखाई देता है, मृदा जो है सूख चुकी है। लेकिन इसके निचली भाग में जो मृदा है वो कैसे बनी रहती है, वो नमी युक्त बनी रहेगी जुताई के फलस्वरूप। और जब दरारें पड़ जाती हैं, दरारों में से जो नीचे वाले वेन्स होते हैं, ये वेन्स जो दरारें होती है वो वेन्स बोलते हैं, ठीक, वेन्स जो होती है वो टूट जाती, ऊपर से टूट जाते हैं, ऊपरी भाग जो भले सूखा हुआ दिखाई देता है कि कठोर या पथरीली मृदा दिखाई देती है, किंतु हमेशा उसके निचली परत में मृदा कैसे रहती है, नमीयुक्त बनी रहती है, जिससे पानी की जो आवश्यकता होती है वो भी कम होती है। पानी मतलब फसलों की खेती के लिए पानी की आवश्यकता भी कम होगी, क्योंकि इसमें नमी की मौजूदगी हमेशा, मतलब नमी जो होता है वो मौजूद रहता है। और इसीलिए जुताई हमेशा क्या किया जाता है, नमी को बनाए रखने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्या होता है, मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए उनको वेन्स को तोड़ दिया जाता है, जिससे उसकी निचली परत में हमेशा नमी मौजूद रहती है। जो पौधों की जड़ें होती है वो ऊपरी भाग में तो रहती नहीं, तो नीचे जमीन में जाएंगी, और यहाँ पे अगर कोई पौधा है मान लो है, और जल के निचले भाग में अगर नमी नहीं है तो उनको हमें पानी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो काली मृदा होती है, यहाँ पे दरार पड़ने की वजह से ये अपने आप दरार पड़ती है, हमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, ये आ ठीक। इसके अलावा इसमें आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके ऑक्साइड वगैरह भी पाए जाते हैं, आयरन और मैग्नीशियम के। एक वर्ड होता है टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट, क्या वर्ड होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण जो मृदा होती है इसका रंग काले रंग का होता है, किस रंग का होता है, काले रंग का होता है, इसको क्या बोलते हैं, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण मृदा का रंग कैसा होता है, मृदा का रंग जो होता है काला होता है। मृदा का जो रंग होता है वो काला होता है, किसके कारण होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा का जो रंग होता है वो काले रंग का होता है, ठीक है, इसको याद रखना। जैसे भी पढ़े थे, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मृदा का रंग कैसा होता है, मतलब मृदा का रंग जो होता है लाल होता है, किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। क्योंकि काली मृदा का रंग काला किसके कारण होता है, टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग जो होता है वो काले रंग का होता है, ठीक। इसमें आपने पढ़ा ना कौन कौन सी खेती की जाती है, गन्ना हो गया, कपास हो गया, आदि की खेती की जाती है। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, मृदा मैंने दिखाया तो कौन सी मृदा में होगा, काली मृदा में होता है, ठीक। इसके अलावा इस क्षेत्र में से क्या क्या अधिक पाया जाता है, एल्यूमिनियम और लोहा इसमें क्या होगा, ज्यादा पाया जाता है। एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये ज्यादा पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस, ठीक है, इनकी मात्रा या चूने की मात्रा क्या होती है, इनका अभाव पाया जाता है। एक तो इसमें आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, की अधिकता होती है, किंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस इसकी कमी होती है। एनपीके, पोटास एंड फास्फोरस, इसमें एनपीके की क्या होती है, कमी होती है, एनपीके, ठीक। किसी भी पौधे के विकास के लिए एनपीके की अधिक आवश्यकता होती है। एक अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ इससे हटके, क्योंकि वनस्पति पढ़ रहे हैं। यूरिया आपने सुना, जी सुना है सर। NH2CO NH2 का होता है ना, NH2CO NH2, और जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, सबसे अधिक उसी की मात्रा होती है आई थिंक। कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन यूरिया में, अप्रॉक्स 60 या 70 46% होता है। कितना परसेंट होता है, एग्जैक्ट 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसको याद रखना, जितने भी यूरिया घर पे आता है, यूरिया कभी ध्यान से उसको देखना, लिखा रहता है 46% यूरिया। अब एक तो अभी आ गया क्या बोलते हैं, नैनो यूरिया,
जो लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड, ठीक है, किस फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में यूरिया आता है। एक छोटे से बॉटल में, आधा लीटर बॉटल में ही आपकी जो पूरी एक बोरी आपका यूरिया होता है ना, उसको समायोजित किया जाता है। मतलब कम क्षेत्रफल में पानी में सॉरी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो पानी में डाल देंगे तो पूरे खेत में पहुंच जाता है। अच्छा यूरिया का याद रखना कितना परसेंट होता है, 46%। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला है आपका लेटराइट होता है। कौन सा मिलता है, लेटराइट में सब हो गया ना। लेटराइट मृदा जो होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काजू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। कैसे खेती आती है, काजू हो गया, कहवा हो गया, ठीक है, चाय हो गया, इनकी खेती अधिक की जाती है इस क्षेत्र में। लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अधिक तापमान हो, तापमान क्या होना चाहिए, अधिक तापमान होना चाहिए, और वर्षा भी क्या हो, अधिक हो। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। मृदा के निक्षालन के फलस्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निक्षालन मतलब जो चूना वगैरह पाए जाते हैं उनका वहाँ पे क्या होता है, निक्षालन होता है। निक्षालन किससे होगा, अधिक वर्षा से होता है, मतलब बहाकर। निक्षालन का मतलब क्या है यहाँ पे, बहाकर, ठीक है। जब चूने को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाया जाता है, और किसके कारण होता है ये निक्षालन, वर्षा के कारण होता है। और वर्षा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और तापमान भी अधिक होना चाहिए। लेटराइट मृदा की कंडीशन क्या है, अधिक ताप व अधिक वर्षा। कारण मृदा मतलब कौन से, जिसमें चूना वगैरह हो, मृदा के निक्षालन मतलब चट्टानों चट्टानों या आप ब्रैकेट में लिखना खनिजों, दोनों चट्टानों के निक्षालन के फलस्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। याद रखना, इसमें क्या होता है, चट्टानों का निक्षालन होता है, और किसके कारण होता है, अधिक ताप को अधिक वर्षा के कारण होता है। जहाँ पे भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से वर्षा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अधिक वर्षा व अधिक तापमान के कारण चट्टानों यानी खनिजों भी कौन से, चूना वगैरह पाया जाता है, उनके निक्षालन के फलस्वरूप लेटराइट मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। लेटराइट मृदा, लेटराइट का मतलब क्या, लेटर का मतलब क्या होता है, ईंट, ठीक है। लेटर का मतलब क्या होता है, ईंट होता है ना। तो इसका जो ईंटों वगैरह का निर्माण होता है, जो भी भट्ठे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भट्ठा बोलते हैं ना, ईंट का भट्ठा जो होता है। तो जो भट्ठे बनते हैं, जो वहाँ पे ईंट बनाई जाती है, वो लेटराइट मृदा जो होती है उससे बनाई जाती है। मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, जिसमें आपके फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेटराइट मृदा की बात करें, इस मृदा से आपके ईंट वगैरह जो घरों के निर्माण में ईंट का निर्माण होता है वो इन्हीं मृदा के द्वारा होता है। कौन सी मृदा से होता है, लेटराइट मृदा से होता है। इसके अलावा इसमें चाय हो गया, कहवा हो गया, चाय कहवा, चाय की खेती के लिए जरूरी होते हैं। कौन से, चाय, कहवा, काजू इत्यादि की खेती के लिए आवश्यक होते हैं। तो पूछा जाता है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा आवश्यक होती है, लेटराइट मृदा जो होती है काजू की खेती के लिए अधिक आवश्यक होती है, ठीक है। और चाय और कहवा के लिए भी लेटराइट मृदा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, ये दोनों याद रखना। वर्षा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और जब वर्षा अधिक होती है तो क्या होगा, जो आपका चूना वगैरह होता है क्या होता है, पानी में घुलकर बह जाता है, अर्थात उनका क्या होता है, निक्षालन होता है, एक स्थान से हटके वहाँ से निकल गया, मतलब चूना वहाँ से बहकर हट। तो चूने की तो अगर चूना पानी में मिलकर उसका निक्षालन हो रहा है तो चूने की दिखता होगी, कमी होगी, कमी होगी। चूने का निक्षालन होगा तो चूना उस स्थान पे उसका मात्रा क्या होगा, चूने की मात्रा कम हो जाती है। तो इसमें नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ,
पोटास हुआ, ह्यूमस हुआ, चूना हुआ, इन सब की कमी होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, जब में आता है नाइट्रोजन मतलब NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और चूना, ह्यूमस, इन सब की इस क्षेत्र में क्या होती है, कमी होती है। इसको भी आप नोट करिए। और कौन कौन सी खेती के लिए आवश्यक है, चाय, कहवा, काजू, इसके अलावा बहुत सारी खेती होती है जिनके लिए आवश्यक होती है, ठीक है। बट मुख्यतः जो है कौन कौन सी, काजू, चाय और कहवा के लिए लेटराइट मृदा अधिक उपयोगी होती है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, ह्यूमस, क्या हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, इनकी कमी होती है। जबकि एल्यूमिनियम और आयरन की इसमें मात्रा ज्यादा होती है। अधिकता किसकी होती है, एल्यूमिनियम व आयरन, ये अधिकता होती है। एल्यूमिनियम व आयरन की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें एल्यूमिनियम व आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि NPK, चूने और ह्यूमस इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। और इसके अलावा काजू, कहवा, चाय की खेती के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। लेटराइट मृदा में ही इनकी खेती अधिक की जाती है। और इनका जो निर्माण होता है, कारण क्या है, अधिक वर्षा यानी भारी वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में चूने की निच्छालन, मतलब चूने का निच्छालन क्या हुआ कि जल के साथ इनका आपस में मिलकर एक स्थान से बहाव, ठीक है। चूने का निच्छालन, चूना होता है, सिलिका भी होता है, इसका चूने का नाम कौन सा, सिलिका भी होता है। इनका निच्छालन के फलस्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, इतना याद रखना। और इनका जो परसेंटेज देखा है तो लगभग ये 10% के आसपास होता है। कितना होता है, 10%। चौथी सबसे बड़ी मृदा है भारत में, भौगोलिक विस्तार के आधार पर देखा है तो इनका काम क्या है, चौथे नंबर पे आता है, ठीक, इतना याद रखना। इसके अलावा इनका जो क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ठीक है। कौन कौन सा क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छोटा नागपुर, उत्तर पूर्वी राज्य, असम वगैरह, वहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी उन क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण होगा, ठीक है। कौन कौन से, उत्तर पूर्वी राज्य, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आपका छोटा नागपुर का पठार इत्यादि क्षेत्रों में होता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ महाराष्ट्र में पाया जाता है, छोटा नागपुर, साइड क्या है महाराष्ट्र पश्चिमी भाग, सॉरी पूर्वी भाग में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। उसके अलावा आपका आंध्रा है और तमिलनाडु को भी पाया जाता है। जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अधिक, जहाँ पे भी वर्षा ज़्यादा पाया जाएगा उन क्षेत्रों में लगभग दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रबड़ भी है, कावा भी है, सिलिकॉन वगैरह आदि की खेती की जाती है, इसको देखते हैं। इस मृदा से जो है ईंट बनाई जाती है, ठीक है, जो मकानों के निर्माण में आवश्यक होता है, ठीक है, इतना याद करना। इसको बंद कर देना, जो 4 बाकी है वो उसको कल करवा देंगे, ठीक।